नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे शब्दावली पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो हमने कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पढ़ी थी एनसीईआरटी की, वो हमने दोस्तों कंप्लीट कर ली थी और उसके जो 6 टॉपिक थे सारे पढ़ लिए थे। जो इसमें जो सभी 6 टॉपिकों को मिलाकर जितने भी पीछे डिक्शनरी है यानी शब्दावली है उसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे, क्योंकि शब्दावली सभी पाठों का सार होता है। इसलिए दोस्तों शब्दावली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कांस्टेबल से लेकर हमारी आईएएस तक की, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तकें। और एनसीईआरटी ये दोस्तों बेस होता है किसी भी चीज़ का, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गुमराह रहते हैं बच्चे, और वो गाइड पढ़ते रहते हैं और फिर सिलेक्शन कुछ होना नहीं है। अभी हाल ही में जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया तो आपने कई लोगों का इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो उन्होंने सब ने ये बताया कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो एनसीईआरटी आप कितनी महत्वपूर्ण है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चाहे वो आरएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है, गाइडें तो हम भी पढ़ सकते हैं, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है एनसीईआरटी में। दोस्तों एनसीईआरटी के साथ में आप नोट्स ज़रूर बनाया करें, क्योंकि यदि नोट्स नहीं बनाएंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे फिर भूल जाएंगे दोस्तों, इसलिए नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, तभी इसका फ़ायदा है। और जो भी बच्चे मान लो पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं के अंदर, वो भी ये किताब ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अवदाब किसे कहते हैं दोस्तों? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। तो अवदाब आप समझ गए होंगे, चाहे ऋतु विज्ञान हो या जलवायु विज्ञान हो, एक ही है ये। इसमें इसका अभिप्राय है अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र। तो दाब तो यानी दबाव होता है, सब जानते हैं, दाब दबाव और वायु दाब। और निम्न दोस्तों आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी, क्योंकि हिंदी ग्रामर भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। तो अव का क्या मतलब होता है? आगे अव का मतलब पता निम्न होता है। तो आप यदि हिंदी ग्रामर में भी अच्छे हैं, आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं, अव उपसर्ग है, अव का मतलब निम्न होता है, दाब मतलब दाब। तो निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र से मतलब है अवदाब। तो दोस्तों आप ऐसे जैसे हिंदी ग्रामर के आप अच्छी है, मान लो उपसर्ग पढ़ते हैं, समास संधि, तो आप 4-5 सवाल ज़्यादा ही करेंगे। अब अवसादी सेल के बारे में पढ़ेंगे। अवसादों से बनी हुई सेलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है। तो दोस्तों अवसादी सेलों की खासियत होती है, इनमें परतदार संरचना होती है। अब पढ़ेंगे आग्नेय सेल। वे सेलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। तो आग्नेय सेल कैसे बनती है? आग्नेय सेल बनेगी मैग्मा या लावा जो पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाएगा, उससे आग्नेय सेल बनेगी। अगला है आधार जनसंख्या। दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आधार जनसंख्या से मतलब है जितना समय दिया गया हमारे, उस समय के अंदर जितनी जनसंख्या होती है उसे कहते हैं, जैसे 10 साल का समय है, जनगणना 10 साल में होती है, तो 10 साल में जितनी जनसंख्या बढ़ी है वो कहलाएगी आधार जनसंख्या, बेस जनसंख्या कहलाएगी। अगला है आश्रित अनुपात। आश्रित आयु 15 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं और 60 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग होते हैं। और आर्थिक रूप से सक्रिय आयु होती है 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात, इसे आश्रित अनुपात कहते हैं। यानी जो युवक हैं और प्रौढ़ है वो कार्यशील जनसंख्या है, और बच्चे और बूढ़े जो कार्यशील जनसंख्या नहीं है उनके बीच के अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं। दोस्तों कहीं कहीं ये 60 वर्ष की आयु नहीं होकर कहीं कहीं 64 वर्ष की आयु भी लिखी जाती है। तो 64 वर्ष से अधिक वाला आश्रित नहीं होगा। ज़्यादातर मान्य दोस्तों 16 से 64 होता है।
हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में के अंदर 15 से 59 दिया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आंतरिक अफवाह किसे कहते हैं। एक ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। यानी अंदर ही अंदर किसी सागर में गया नहीं, मरुस्थल में ख़त्म हो गया, वो किसी अंदर की समुद्र झील है उसके अंदर नदी का जल विलीन हो गया। जैसे हमारी कांतली नदी है, सीकर की काकनी नदी है, कई नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, गग्गर नदी है, इनका जल किसी सागर में नहीं जाता है और अंदर ही ख़त्म हो जाता है। अगला है दोस्तों उच्चावच। उच्चावच किसे कहते हैं। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। तो आप उच्चावच जान के होंगे। उच्चावच की ज़रूरी बात यह है कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों का अंतर, यानी धरातल का जैसे पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है, नीचे से नीचे समुद्री तट है, इनके बीच दोस्तों जो अंतर होता है, अनुपात होता है, वो उच्चावच कहलाता है। ऊंचाइयों का अंतर उच्चावच कहते हैं। देखो आप इसमें इसका संधि विच्छेद करें उच्चावच का। उच्च किसे कहेंगे, ऊंचे को उच्च कहेंगे, ठीक है। फिर आगे अवच। अवच आता निम्न के लिए, निम्न यानी ऊंचे और नीचे ढालों को उच्चावच कहते हैं। आप ऐसे भी हिंदी ग्रामर का ज्ञान है तो भी आप इसको कर देंगे। अब दोस्तों उपमहाद्वीप। महाद्वीप तो आप जानते ही हैं, 7 महाद्वीप है। और उप हिंदी में उप किसे बोलते हैं। हिंदी में उप बोलेंगे किसी, जैसे आधा भाग है, लघु भाग है, अर्ध भाग है, उसे उप बोलते हैं। एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतः अलग होता है, यानी ये बहुत बड़ा भूखंड होता है उपमहाद्वीप। जो महाद्वीप है, देखो महाद्वीप का तो जो भाग होगा तभी तो उप लगा है, और शेष भाग से पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में। दोस्तों इसकी खासियत है उपमहाद्वीप की, इसकी पृथक भौगोलिक इकाई होनी चाहिए। यदि पृथक भौगोलिक इकाई नहीं है और वो बहुत बड़ा भूखंड नहीं है तो उपमहाद्वीप नहीं होगा। किशोर अवस्था, सभी जानते हैं किशोर क्या होते हैं, क्योंकि 12 से लेकर 19 तक की आयु लगभग सभी जगह किशोरों की मानी जाती है। 12 से 19 वर्ष के जो बालक होते हैं इन्हें किशोर कहते हैं। किशोर अवस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। बालकों से तो ज़्यादा उम्र है, लेकिन जो वयस्क होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनसे कम होती हैं, वो कहलाते हैं किशोर कहलाते हैं। और ऐसा व्यक्ति प्राय 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग का होता है। 10 से 19 लिखा था, कहीं कहीं 12 से 19 होगा, तो लगभग यही है 10, 12, 12, 19, 12 से 19 ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगला दोस्तों जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या का घनत्व कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व किससे कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल की इकाई लगभग हम 1 वर्ग किलोमीटर मानते हैं, उसमें जितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब है जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति को बताता है, कितनी दर से जनसंख्या बढ़ रही है वो गति बढ़ाएगा, वृद्धि दर बताएगा। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। दोस्तों जो बढ़ी हुई वृद्धि दर है उसकी तुलना किससे कहेंगे, आधार वर्ष। और आधार वर्ष किससे कहेंगे, यानी जो पहले की पॉपुलेशन है, जैसे 2011 में जनगणना देख रहे हैं तो पिछले वाली कौन सी है, 2001। तो 2001 में जनसंख्या है यानी पिछले 10 सालों की, उसे बोलेंगे आधार जनसंख्या। यानी उसके 2001 का जो बेस है उस पर काउंटिंग हुई थी, इतनी वृद्धि दर हुई, इतना घनत्व है, इतनी कमी हुई है, इतना मात्र शिशु मृत्यु दर घटी है, बढ़ी है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। यानी साल भर से काउंट करेंगे तो वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगा, नहीं तो दशकीय गति से भी ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम जन्म दर किसे कहेंगे। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या, यानी जितने भी व्यक्ति हैं
उसमें जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। अब जितनी भी पॉपुलेशन, चाहे वो बूढ़े हो बच्चे हो, सबको काउंट करके उसमें जो जन्म लेते हैं बच्चे भी दोस्तों जीवित होने चाहिए, उसे कहेंगे जन्म दर। अगला है दोस्तों जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या सीला कणों वाला कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग क्या कहलाएगा? जलोढ़ मैदान कहलाएगा। तो जलोढ़ मैदान की डेफिनेशन आपको पता होगी। जलोढ़ मैदान कहेंगे नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद। तो नदियाँ दोस्तों अपने साथ जो महीन गाद लाती है, अभी सीला कणों वाले कांप लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, उसके निक्षेपण से बनी जो समतल भूभाग है उसे जलोढ़ कहते हैं। आप इसका संधि विच्छेद कह रहे हैं दोस्तों जलोढ़ का। जल धन ऊढ़, यानी जल तो जल होता है, जो जल को ओढ़ लेती है, जो मृदा ओढ़ को बोलते हैं, उसे जलोढ़ कहेंगे। और गुण संधि होगी जल धन ऊढ़। आप यदि हिंदी ग्रामर का ज्ञान है आपको तो भी आप इसको कर लेंगे। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु, यानी दोस्तों एक जो व्यक्ति है कितने साल जीता है उसे कहेंगे हम जीवन प्रत्याशा। अगला है जीवोम। जीवोम किसे कहेंगे? एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह क्या कहलाएंगे? जीवोम कहलाएंगे। अब जीवोम की डेफिनेशन आपको पता होगी। जीवोम के लिए सबसे खास बात है कि एक ही जलवायु दशा होनी चाहिए और विभिन्न वर्ग होने चाहिए, उसमें पाए जाने वाले पादप समूह, जीव धन ओम। अगला है झील। एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त गड्ढे हो, यानी जलराशि जो पृथ्वी की सतह में हो, गर्त में या गड्ढे में हो और चारों ओर पूर्ण रूप से स्थल से घिरी हो, उसे झील कहते हैं। ये दोस्तों झील और समुद्र में फ़र्क है, क्योंकि झील के चारों ओर स्थल भाग होता है, समुद्र के चारों स्थल भाग नहीं होगा, वह जल होगा। अगला है दोस्तों नवीन और युवा पर्वत किसे कहेंगे? वलित पर्वत, नवीन पर्वत। पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत, जैसे हिमालय। नवीन पर्वत मोड़दार भी होते हैं और वलित होते हैं, जैसे हिमालय जो हमारा एशिया के अंदर है, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज़ भी दोस्तों नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। एंडीज़ कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज़ उत्तरी अमेरिका में। ये सारे जो नवीन पर्वत हैं। अब निमज्जन किसे कहते हैं? निमज्जन जलवायु विज्ञान में ये हवा के नीचे जाने की गति है। तो निमज्जन देखो निम्न आ रहा है, निम्न यानी नीचे जाएगी हवा की गति। और भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है, यानी दोनों अलग अलग है। जलवायु विज्ञान में तो हवा नीचे जाएगी और भूगर्भ विज्ञान में जो धरातल की सतह नीचे धंसेगी उसे निमज्जन कैसे है। तो आप ऐसे ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। अगला है नेशनल पार्क। तो दोस्तों नेशनल पार्क किसे कहेंगे? नेशनल पार्क कहते हैं एक आरक्षित क्षेत्र होता है, रिजर्व एरिया होता है, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। ये खास बात होती है नेशनल पार्क में। पार्क ही एक आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी सुरक्षित होती है, वन्य जीव भी सुरक्षित होंगे और प्राकृतिक पर्यावरण भी सुरक्षित रखे जाएंगे। अगला है दोस्तों पठार। विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो। तो पठार की ये खासियत होती है कि ऊपर उठा हुआ होता है और जो किनारे होंगे दोस्तों, किनारे तो होंगे तेज ढाल वाले और ऊपर से समतल होगा। पहाड़ की क्या खासियत होती है? पहाड़ ऊपर से भी समतल नहीं होता, ऊपर से भी वो शंकु आकार का होता है और जो पठार होता है समतल होता है। बस यही फ़र्क है पठार और पहाड़ के अंदर विशेष रूप से। अब अगला है दोस्तों पर्यावरण। तो पर्यावरण तो आप जानते होंगे जो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण की आपने संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण। परि यानी चारों ओर, किसके चारों ओर है? हमारे चारों ओर तो होगा। और आवरण किसका आवरण? हमारे तो हवा का आवरण है। जो हमारे चारों ओर जो वायुमंडल का आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब देखते हैं वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है, अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है और इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। दोस्तों पर्यावरण के अंदर भौतिक तत्व भी आएंगे और सांस्कृतिक दोनों तत्व आएंगे। अगला है पर्वत।
पर्वत में क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतया तेज ढालों वाला होता है। दोस्तों ये ऊंचा क्षेत्र होता है, समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा मिलेगा, जैसे 5000 मीटर 6000 मीटर, और तेज़ ढाल वाला होगा और ऊपर से भी शंकु आकार का होगा। पशु पक्षी किसे कहते हैं, किसी दिए हुए क्षेत्र में जैव संपदा, यानी जो भी क्षेत्र है उसमें जो जीवों की संपदा पाई जाती है वो है पशु पक्षी। अगला है प्रवसन। तो प्रवसन तो जो लोग माइग्रेट होते हैं, प्रवासी लोग, प्रवसन प्रवासियों से बना है प्रवसन। प्रवासी लोग किसे कहते हैं, जो अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं, वो प्रवासी लोग कहते हैं। एक तो आप्रवासी किसे कहते हैं, आप्रवासी तो जो लोग जिस क्षेत्र में आते हैं वो आप्रवासी कहेंगे, और उत्प्रवासी जिस क्षेत्र से लोग गए हैं तो वहाँ वो लोग उत्प्रवासी कहलाएंगे। लोगों का आपने NRI पढ़ा होगा, NRI भी प्रवासी होते हैं, नॉन रिलेबल इंडियन, जो विदेश के अंदर रहते हैं वहाँ बस के, उन्हें NRI कहते हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। और आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना, और बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप प्रवास कहेंगे, उसे कहेंगे इमिग्रेशन कहेंगे, जो दूसरे देश में आएंगे तो। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास कहते हैं, उसे कहेंगे इमिग्रेशन कहेंगे। इमिग्रेशन और इमिग्रेशनल ये फ़र्क है, उत्प्रवास और अपना आप्रवास, आपको ध्यान रखना है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। वह तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। जो पारिस्थितिक तंत्र की क्या खासियत है कि वो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना होता है। भ्रंश, भ्रंश किससे कहेंगे, बहुत पढ़ा होगा आपने भूगोल के अंदर। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती है। यानी दोस्तों जिसमें भ्रंश के अंदर जो चट्टान खिसकेगी वो आंतरिक हलचल से बनती हैं और दरारें बनती हैं, और जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। जैसे कोई पठारी बाग है, ये पठारी बाग है, ये पठारी बाग है पूरा, तो यहाँ ये चट्टान इस साइड चली गई, ये इस साइड चली गई, या बीच के अंदर गड्ढा बढ़ गया, इसे भ्रंश कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि ज़्यादातर नदियाँ हैं जो हिमालय वाले भ्रंश में बहती हैं, तो पहाड़ों को काट देती हैं, उसमें बहेगी। और एक दोस्तों एक फैक्ट है, जो हमारा मालदा भ्रंश है, मालदा भ्रंश आपने पढ़ा होगा। मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश की क्या खासियत है, जो मालदा भ्रंश है दोस्तों, जो हमारा जो मेघालय का पठार है और कार्बी एंगलंग का पठार है और अचान कमार का पठार है, इन तीनों पठारों को जो प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है मालदा भ्रंश। जो मालदा भ्रंश में ऐसी बड़ी सी घाटी बनी हुई है वो भ्रंश कहलाता है। अगला है दोस्तों भारतीय भूभाग किसे कहेंगे, जो भारत के अंदर है वही तो भारतीय भूभाग करेगा। भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हो, उसे क्या कहेंगे, भारतीय भूभाग कहेंगे। और भारतीय मानक समय, अंग्रेजी में हम IST लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत की एक मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है। दोस्तों आपको 82.5 में 22 डिग्री और 30 करना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में 30 मिनट होंगे, तो 30 मिनट है। आपको 82-50 नहीं करना है। का स्थानीय समय भारत के प्रमाणित समय माना जाता है। ये दोस्तों जो भारतीय स्टैंडर्ड समय है, जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, यूपी का मिर्ज़ापुर, ऐसा माना जाता है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और कुछ पुस्तकों में दोस्तों इसमें ऐसा माना जाता है कि नैनी एक शहर है जो इलाहाबाद के अंदर है, यहाँ से जो ये हमारी जो भारतीय मानक समय गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। NCERT के अंदर मिर्ज़ापुर है और कुछ पुस्तकों के अंदर नैनी भी है। अगला है दोस्तों भूगर्भीय। भूगर्भीय किससे कहेंगे, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय की खासियत ये होगी कि पृथ्वी के भीतर जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी
यानी भूमि के अंदर जो घटनाएं घटित होती है भूगर्भीय कहलाएगी। अब है भूगर्भीय प्लेट। पर्पटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना क्या कहलाएगा? भूगर्भीय प्लेट कहलाएगा। पर्पटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना भूगर्भीय प्लेट कहलाएगी। अगला है भूसन्नति। भूपर्पटी में वृहद गर्त, बड़ा गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई। भूसन्नति में दोस्तों जो एक बड़ा गर्त होता है और द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई होती है, जिनका तल होता है दोस्तों दोनों किनारों की भूसन्निधियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, धीरे धीरे धंसता जाएगा और फलस्वरूप अवसादी सेलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। भूसन्निधि से क्या होगा? जो बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, फिर अवसादी सेलों की मोटी परतों का निर्माण होता रहेगा। अगला है मृत्यु दर। प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की दर को मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 आदमी पर कितने आदमी मरे वो मृत्यु दर कहलाएगा। नेक्स्ट है मानसून। मानसून एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो मानसून की खासियत होती है कि बड़े क्षेत्र होना चाहिए इसके मानसून के लिए, और जो पवनें दोस्तों जो उल्टी दिशा में बहेगी, जो अपने रेगुलरली बहती जो व्यापारिक पवनें हैं वो नहीं, अलग अपना रूट चेंज कर लेगी, जिससे क्या होगा? ऋतु और मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है, वो मानसून कहलाता है। अगला है दोस्तों मिलियन प्लस सिटी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कहलाएंगे मिलियन प्लस सिटी। तो मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 53 जो शहर हैं दोस्तों, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक, 53 शहर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यह सवाल कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों मैदान किसे कहते हैं? मैदान के बारे में जानेंगे हम। समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का विस्तृत मैदान। समतल मैदान तो होता है, जो मैदान समतल होता है या बहुत कम ढाल होता है वो कहलाएगा मैदान। जैसे हम उत्तर का विशाल मैदान इसकी बात करें दोस्तों, तो ये लगभग दोस्तों 1800 किलोमीटर फैला हुआ है। 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है? जो हमारा दोस्तों अम्बाला है हमारा, हरियाणा के अंदर पड़ता है। अम्बाला से लेके जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ तक फैला हुआ ये। तो दोस्तों 1800 किलोमीटर फैला होने के बावजूद भी इस जो मैदानी भाग का अंतर है तट के अंदर मात्र है 300 मीटर है। 300 मीटर तो कितना कम अंतर है, यानी प्रत्येक 6 किलोमीटर पर 1 मीटर का ढलान है, तो इसे कहेंगे मैदान। अगला है रूपांतरित या कायांतरित शैलें किसे कहेंगे? पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर। रूपांतरित या कायांतरित शैलें कहेंगे पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी शैलें। तो दोस्तों जो हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं वो तो या तो अवसादी शैल से बनेगी या आग्नेय शैल से बनेगी। और बनेगी कैसे? जैसे उनके ऊपर क्या अधिक ताप और दाब लगेगा, जिससे भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन हो जाएगा उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे हमारा संगमरमर भी एक कायांतरित चट्टान का रूप है। लिंगानुपात किससे कहेंगे? भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे। भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात कहलाएगा। और भारत का लिंगानुपात है दोस्तों 943। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं और बाकी कितने हैं? कुंवारे सारे। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी तभी तो लोगों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि लिंगानुपात है नहीं, लड़कियां कम है। और राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो 928 है। राजस्थान में 928 लिंगानुपात है। लैगून झील किसे कहते हैं? खारे पानी की झील होती है जो समुद्र में बालू अवरोधों और समुद्री जीवों के कारण बनती है। लैगून झील की खासियत ये होती है दोस्तों, ये हमेशा तटवर्ती क्षेत्र में होती है, तट पे बनेगी, तभी तो खारा पानी होगा समुद्र के अंदर। जो समुद्र में बालू के अवरोध यानी मिट्टी कट के आ गई और समुद्री जीवों से बनती है। अगला दोस्तों वनस्पति। वनस्पति किससे कहेंगे? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण होता है उसे वनस्पति कहेंगे। वनस्पति किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण। अगला दोस्तों वलय।
वलय किसे कहते हैं, वलन पड़ता है किसी में, जैसे फॉल्ट, फॉल्ट को वलय कहते हैं। परपट्टी, पृथ्वी की परपट्टी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल गर्तों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। जब दोस्तों पृथ्वी के अंदर मोड़ पड़ा तभी हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे ही तो हुआ, आपस के अंदर एक वो प्लेटें भिड़ी आपस के अंदर, इंडियन प्लेट भिड़ी और उधर से अंदर यूरोपीय प्लेट भिड़ी, यूरेशियन प्लेट। जब आपस में प्लेटें भिड़ी तो ये क्षेत्र ऊपर उठा हिमालय वाला और फॉल्टदार पर्वत बन गए। अगली है स्थल मंडलीय प्लेट, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अवतलन के बड़े बड़े भाग कहलाते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। तो स्थलीय मंडल प्लेट हमेशा जो दुर्बलता मंडल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्थनोस्फीयर, के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूभाग यानी जो स्थल भाग होते हैं, या महासागरीय भाग, स्थलीय भाग होता है, महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग स्थल मंडलीय प्लेट कहलाएगा। स्थानीय समय, किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। जब स्थानीय समय किसे कहते हैं, स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, यानी बिल्कुल जो ऊपर चमकता है उससे स्थानीय समय कहते हैं। हिमानी किससे कहेंगे दोस्तों, बर्फ़ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। तो हिमानी किसे कहेंगे, बर्फ़ का या हिम का ढेर होता है जो ग्रेविटी के कारण अपने मूल स्थान से निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। हिमानी, हिमानी तो हिम से बड़ा है, हिम का ही होगा दोस्तों ढेर, और गुरुत्वाकर्षण से तो कोई गति करेगा, हिमानी जो भी वो धीरे धीरे गतिशील होगा। तो दोस्तों हिम धन अनी, हिमानी, अनी किसे कहते हैं, निम्न मंद मंद गति करते हुए अनी कहते हैं, हिमानी इससे बड़ा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा जो हम वोकेबलरी शुरू की थी शब्दावली ये पूरी होती है, और इसी के साथ ही हमारी जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल की पुस्तक है ये भी पूरी होती है। और अब हम दोस्तों कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे कल। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।